राम चौक पर लगी जादुई गरीब सब्जी रोटी की ठेले पर खूब भीड़ लगी हुई थी। तभी उसके सामने फास्ट फूड की रेडी लगाई हुई मगन बोलता है, ना जाने इस गरीब की सब्जी रोटी में ऐसा कौन सा जादू है जो इसके ग्राहक दिन में गरजते घंटों के जैसे बढ़ते ही जाते हैं। और इतना सा छोटा ठेला है इसका, उस पर भी इतना सामान कैसे ले आता है कि रात तक भी इसका सामान खत्म ही नहीं होता। ना जाने क्या राज है। जो भी हो मुझे पता ना लगाना ही होगा। अरे अगर हर कोई सब्जी रोटी ही खाता रहेगा तो हम जैसे फास्ट फूड वालों का तो जीवन बर्बाद ही हो जाएगा। इतना कहकर मगन अपने काम में लग जाता है और वहीं गरीब सब्जी रोटी वाले के ठेले पर काम कर रही ठेले की मालकिन शांति खुद से कहती है, हे भगवान, ये रमेश जी कहाँ रह गए? दुकान पर ग्राहकों का इतना रश है और ये पता नहीं कहाँ चले गए। अकेले सब कैसे संभालूं? शांति इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने से आती हुई अपने पति रमेश पर जाती है और रमेश बोलता है, क्या हुआ? ऐसे हाल बेहाल क्यों है तुम्हारा? जी होना क्या है, दुकान पर इतनी भीड़ है और आप पता नहीं कहाँ चली गई थी। अरे मेरा जाना जरूरी था, तुम जानती हो ना, अगर नहीं जाता तो फिर सब्जी रोटी की बिक्री कैसे होती? जी समझती हूँ और सब जानती हूँ। अब आप जल्दी से ग्राहकों को देखो और वो पूड़ियाँ मुझे दो। हाँ हाँ ले लो। इतना कहकर रमेश शांति के हाथ में वो पूड़ियाँ दे देता है और शांति उस पूड़ी को खोलकर चुपके से सब्जी रोटी की भाजी में मिला देती है। वक्त गुजरता जाता है। रमेश और शांति का गरीब सब्जी रोटी वाले ठेला बहुत बढ़िया चल रहा था। अब रमेश के पास रहने को अच्छा घर था, साथ ही उसने अपने ठेले को दुकान में बदल लिया था। हर तरफ रमेश की सब्जी रोटी का ही शोर था। ऐसे ही एक दिन मगन रमेश के घर आता है और कहता है, अरे रमेश भाई कैसे हो? मगन भाई मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। क्या बताऊं भाई, बस बीत रहा है वक्त। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ भाई, कुछ ठीक नहीं है। काम चल ही नहीं रहा और पैसों की बड़ी तंगी है। हाथ बड़ा बांध कर चलना पड़ रहा है। हाँ भाई समझ सकता हूँ। अरे भाई तुम्हारी दुकानदारी तो बड़ी अच्छी चल रही है, हमें भी बता दो ऐसा कौन सा जादू मिलाकर लाते हो अपनी सब्जी रोटी में जो हर कोई तुम्हारी सब्जी रोटी खाने के लिए चिपका रहता है। अरे मगन भाई कैसी बात करते हो, जादू तो क्या ही है, बस स्वाद की बात है। सारे लोगों को हमारी सब्जी रोटी स्वाद लगती है तो वे खाने चले आते हैं। कुछ देर यूं ही बातचीत करने के बाद मगन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन जब शांति गरीब सब्जी रोटी का ठेला संभाल रही होती है तो मगन उस पर नजर बनाए रखता है और वो देखता है कि शांति के कान में कुछ बोलकर रमेश चला जाता है। ये देखकर मगन फटाफट से अपनी दुकानदारी बढ़ाकर दबे पांव रमेश का पीछा करने लगता है। रमेश जंगल के रास्ते को पार करता हुआ ऊंची पहाड़ी के पास पहुंच जाता है और पहाड़ी के ऊपर बनी एक गुफा के अंदर जाता है जहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, खतरा। रमेश उस गुफा के अंदर जाता है। कुछ देर बाद हाथों में पूड़ियाँ लिए वापस लौट आता है और हमेशा की तरह वो पूड़ियाँ लाकर शांति को देता है और शांति उसे सब्जी रोटी में मिला देती है। और ये सब देखकर मगन खुद से कहता है, जरूर जादू इस पुड़िया में है, तभी तो लोगों के दिल और जुबान पर इस शांति और रमेश की सब्जी रोटी का स्वाद लगा हुआ है। कोई और कुछ नहीं खाता, कोई गोलगप्पे नहीं खाता, कोई स्प्रिंग रोल नहीं खाता, बर्गर नहीं खाता, पिज्जा नहीं खाता, ना ही कोई मोमोज खाता है। बस खाता है तो इनकी सब्जी रोटी। इस सारे जादू और सब्जी रोटी का राज उस गुफा में ही छुपा है। मैं भी कल उस गुफा में जाऊंगा और सारी बातों का पता लगा लूंगा और फिर मैं इन दोनों को पीछे छोड़कर अपनी दुकानदारी खूब आगे बढ़ाऊंगा। इतना बोलकर मगन अपने कामों में लग जाता है और अगले दिन वो उसी जगह पर जा पहुंचता है जहां उसे रमेश को जाते देखा था। मगन जैसे ही गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है कि गुफा में चारों तरफ अंधेरा था और एक पुराने पड़े सिलबट्टे के सिवा कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर मगन बोलता है, अरे ये क्या नर्क है, पता नहीं वह रमेश का बच्चा यहाँ क्या करने आता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा था उसके हाथ में कोई पुड़िया भी थी। समझ नहीं आता उसे किसने दी, यहाँ तो अंदर कोई भी नहीं है। इतना कहकर मगन वहाँ से जाने लगता है कि तभी उस पुराने पड़े सिलबट्टे में से
एक आवाज आती है। क्या हुआ मगन, जो तुम ढूंढ रहे थे वह नहीं मिला? तुम्हें भी अपने खाने में स्वाद चाहिए, जादू चाहिए, जो रमेश की सब्जी रोटी में है। रमेश की सब्जी रोटी कोई आम सब्जी रोटी नहीं, बल्कि एक जादुई सब्जी रोटी है, जादुई। ये कौन बोल रहा है? किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? और कौन बोलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ, सिलबट्टा। मेरी तरफ देखो। अरे मेरे अंदर जो भी मसाला पीसता है ना और फिर उसे अपने खाने में मिलाता है तो उसके खाने में बरकत ही बरकत होती है। देखा है ना रमेश को कैसे दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, सब मेरी बदौलत है। अच्छा तो ये बात है, मैं पहले ही जानता था कि हो ना हो यह किसी काली विद्या या फिर जादू का ही काम है, वरना उसकी सब्जी रोटी इतनी भी कुछ खास नहीं है। बताओ कैसे करना है तुम्हारा इस्तेमाल, मैं करूँगा और मैं भी अमीर बनूंगा। करना क्या है, बस तुम जो भी मसाले अपने खाने में डालते हो ना, उन मसालों को मेरे अंदर डालकर पीस लो और फिर उसे खाने में मिला दो। उस सिलबट्टे के कहने पर मगन वैसा ही करता है। वो अपने खाने में डालने वाले सभी मसाले उस गुफा में लेकर जाता है और उस जादुई सिलबट्टे में पीस देता है, जिसके बाद पिसे हुए मसाले खुद ब खुद एक पुड़िया में बदल जाते हैं और मगन के हाथों में आ जाते हैं। मगन ये सब देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से जाकर सारा मसाला अपने खाने में मिला देता है। कुछ ही देर में उसके पास ग्राहकों की भीड़ भी आने लगती है, लेकिन जो कोई उसके खाने को चखता है उसे खरी खोटी सुनाकर जाता है, क्योंकि उसके खाने का स्वाद जरा भी अच्छा नहीं था। ऐसे ही एक ग्राहक उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, आए हाय, सारा मुंह का स्वाद खराब कर दिया। कितनी गंदी चाउमीन बनाई है भाई तुमने, एक तो 50 रुपए भी दिए, ऊपर से हमारा टाइम भी खराब कर दिया। क्या बदले में ये गुड़ गोबर दे रहे हो तुम ही खा लो इसे। आजकल के लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, ना ही इसमें मसाला है ना ही मिर्च है, ना बकवास है कि क्या ही बताऊं। लोगों को लूटकर इतना पैसा कमाते हो और खाना तक अच्छा नहीं देते हो। मगन को खरी खोटी सुनाकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मगन गुस्से में तिल मिला जाता है और वो अपना जादुई मसाला मिला हुआ खाना खाता है और उसे खुद भी उस खाने का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो गुस्से में तिल मिलाता हुआ शाम को रमेश के घर जाता है और उसे सारा सच बताते हुए कहता है, रमेश के बच्चे, मुझे सब पता है कि तू कैसे अपनी जादुई सब्जी रोटी बनाता है, जो उस जादुई सिलबट्टे में मसाला पीसकर अपनी सब्जी रोटी में मिलाता है ना। बता तूने इस सिलबट्टे को क्या सिखाया था? अरे तेरी वजह से जो थोड़े बहुत ग्राहक भी मेरी दुकान पर आते थे वो अभी बंद हो गए। पहले तो तूने हमारा धंधा वैसे ही चौपट करवा दिया था और अब तूने बिल्कुल ही मंदा करवा दिया है। सच सच बता तूने क्या किया है? अरे भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम उस जादुई सिलबट्टा से क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या हुआ है और क्या नहीं। हमारी सब्जी रोटी में तो कोई कमी नहीं आई है। इतना कहकर दोनों उस जादुई सिलबट्टे के पास गुफा में जाते हैं, जहाँ वो सिलबट्टा हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ मगन, तेरे ग्राहकों ने तुझे बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया क्या? तू लालची है, कपटी है और दुष्ट इंसान भी है। तेरे साथ तो यही होना चाहिए। जो रमेश का काम बंद करवाना चाहता था, इसलिए तुझे तेरे कर्मों का बुरा फल दिया है मैंने। तू जानता भी है रमेश हर महीने अपने कमाए हुए पैसों में से गरीबों के लिए मुफ्त राशन बंटवाता है, उन्हें सब्जी रोटी भी खिलाता है, और तू अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को लूटता है और उन्हें गंदा सामान खिलाता है। तुझे क्या लगता है कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हमें सब पता है। ये जादू है, जादू। जादू जो संवार सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। रमेश की सब्जी रोटी जादुई सब्जी रोटी है, क्योंकि वो जादू मेरा है, क्योंकि रमेश अच्छा है और तू बुरा है, बुरा। इतना कहकर सिलबट्टा अपने आप ही गायब हो जाता है, जिसके बाद मगन हाथ मलता हुआ गुस्से में उस गुफा से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रमेश की दुकानदारी वैसी की वैसी ही चलती जाती है। हर दिन उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जाती है। अब बिना जादुई मसाला डाले भी रमेश की जादुई सब्जी रोटी लोगों के मन में और जुबान पर अपना स्वाद चढ़ा देती है और रमेश की तरक्की बढ़ा देती है। पूरे गांव वालों की भीड़ सुरेश पर पत्थर मार रही थी। सुरेश की पत्नी मोना सभी से हाथ जोड़ जोड़कर लगातार माफी मांग रही थी, पर गांव वाले शांत नहीं हो रहे थे।
भीड़ से थोड़े ही दूर खड़ी हुई मोना की बहन पूजा ये सारा नजारा देखकर बेहद खुश हो रही थी और हंसते हुए अपने मन में बोलती है, आ गया ना उस पहाड़ के नीचे। मैंने बोला था ना मेरी बात मान लो, लेकिन नहीं, मेरे जीजा जी को तो अपने ही चला रही थी। अब करवा लेना लोगों के सामने अपनी बेइज्जती। पूजा से पंगा लेने का यही नतीजा होता है। मैं जो चाहती हूँ उसे हासिल तो मैं करके ही रहूंगी। अब सारे गांव वालों की नजर में मेरे दीदी और जीजा जी का नाम इतना ज्यादा खराब हो जाएगा ना कि कोई भी उन पर थूकेगा तक नहीं। तो फिर फिश बिरयानी खाना तो बड़ी दूर की बात है। जैसे जैसे भीड़ शांत होती है और वहाँ से लोग चले जाते हैं, पर पत्थरबाजी से मोना और सुरेश दोनों को काफी चोट लग जाती है। तभी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए पूजा उन दोनों के पास आती है और बोलती है, अरे दीदी ये सब क्या हो गया? मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, पर कोई भी हमारी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं है। चलिए घर चलते हैं, मैं आपकी मलहम पट्टी कर देती हूँ। कितनी चोट लगी है आप दोनों को? इतना कहकर पूजा सुरेश और मोना को घर ले जाती है और वहाँ जाकर उनके जख्मों पर मलहम लगाती है। और पूजा कुछ वक्त पहले के बारे में सोचने लगती है। सुरेश और मोना का एक गांव में छोटा सा घर था। दोनों ही पति पत्नी बहुत ज्यादा ईमानदार किस्म के थे। उनके स्वभाव की वजह से सभी गांव वालों से पूजा और सुरेश की अच्छी बोलचाल थी। दोनों पति पत्नी को खाना बनाने का बहुत शौक था। सुरेश गांव की ही नदी से मछलियां पकड़ता था और फिश बिरयानी का ठेला लगाया करता। मोना भी अपने पति का फिश बिरयानी का ठेला लगाने में खूब हाथ बटाया करती। ऐसे ही एक दिन सुरेश की ठेली पर बैठा हुआ गांव का सरपंच धनीचंद बिरयानी खाते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा मोना और सुरेश, जितना स्वाद तुम दोनों के हाथों में है ना, इतना तो किसी के हाथों में भी नहीं है। मैं तो अपनी बीवी से भी कहता हूँ कि तुम जाकर सुरेश और मोना से फिश बिरयानी बनाना सीख लो। सच में एक बार खा लो तो मन करता है कि बस खाते जाओ और खाते ही जाओ, पर पेट का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। धन्यवाद जमींदार साहब, यह तो आप सभी गांव वालों का प्यार है जो हमारी फिश बिरयानी का काम ऐसे ही चला जा रहा है। अरे तुम लोगों की मेहनत भी है, सिर्फ हम गांव वालों का प्यार ही नहीं है, तुम्हारे हाथ का स्वाद भी है और दाम भी तुम्हारा अच्छा ही है। तो फिर क्यों ना खाएं फिश बिरयानी तुम्हारी। चलो एक प्लेट फिश बिरयानी पैक भी कर दो मेरी धर्म पत्नी के लिए। धनीचंद की बात सुनकर सुरेश एक प्लेट फिश बिरयानी पैक करके जमींदार को दे देता है। बिरयानी लेकर वो वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हर दिन के साथ साथ सुरेश और मोना की फिश बिरयानी और ज्यादा फेमस होती जा रही थी। उनके गांव से सटे हुए और भी गांव उनकी फिश बिरयानी का चर्चा सुनने लगे थे। ये सब कुछ देखते हुए एक दिन मोना अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, अब हमारी कमाई अच्छी होने लगी है। हम धीरे धीरे करके अपने घर की मरम्मत कर लेंगे, फिर ठेले से दुकान भी खरीद लेंगे ताकि लोगों को और भी ज्यादा सुख सुविधा दे सके। हाँ मोना, तुम सही कह रही हो। बस अब मैं धीरे धीरे यही सब कुछ करूँगा। सुरेश इतना बोल ही रहा था कि तभी उसके फोन पर पूजा का कॉल आता है। सुरेश फोन उठाता है, तभी सामने से पूजा बोलती है, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते पूजा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीजा जी। मैं कुछ दिनों के लिए आपकी और दीदी के पास रहने के लिए आ रही हूँ। कल शाम तक मैं आपके घर पर आ जाऊंगी। मेरे आने की तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आओ आओ, तुम्हारा इंतजार है। इतना कहकर सुरेश फोन रख देता है और पूजा के आने की बात मोना को बताता है। अपनी बहन के आने की खबर सुनकर मोना थोड़ा सा परेशान हो जाती है, पर वो सुरेश से कुछ नहीं कहती। अगले दिन शाम को मोना की बहन पूजा घर आती है और आते ही अपनी बहन के गले लगकर बोलती है, कितने दिनों बाद मिल रही हूँ दीदी आपसे, कितना सुकून मिल रहा है आज आपसे मिलकर। सच में आपको तो मेरी याद ही नहीं आती, कभी खुद से बुलाती भी नहीं हो कि आज मिलने आ जा। ऐसी कोई भी बात नहीं है पूजा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। ऐसे ही सभी लोग बैठकर बातों के साथ साथ चाय नाश्ता करते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। क्योंकि पूजा एक लालची और कपटी स्वभाव की औरत थी, इस वजह से अपने जीजा और दीदी की फिश बिरयानी के ठेले से होती हुई कमाई देखकर उसके मन में लालच जागने लगता है। और एक शाम जब पूजा मोना और सुरेश को अपनी दिन भर की कमाई गिनते हुए देखती है तो वो मन में सोचती है, मेरे जीजा जी तो बहुत पैसे कमाते हैं, क्यों न मैं अपने जीजा जी को अपने चंगुल में फंसा लूं। फिर उसके बाद मेरे जीजा जी अपनी सारी कमाई मेरे हाथ में दे देंगे और अपनी बहन को मैं अपनी जिंदगी से लात मारकर निकाल दूंगी। पर मेरे जीजा जी को फंसाना इतना भी आसान नहीं है, पर कोशिश तो की जा सकती है ना। आखिर किसको पैसा प्यारा नहीं होता।
पैसे को पाने के लिए पूजा कुछ भी करेगी। अपनी घटिया इरादों और नापाक सोच के साथ पूजा अगले दिन से सुरेश पर डोरे डालना शुरू कर देती है। वो जानबूझकर सुरेश के आगे बन सवर कर घुमा करती और ठेले पर उसकी मदद के इरादे से अनचाही तरीके से उसे छूने की कोशिश करती। ऐसे ही एक दिन मोना की तबीयत खराब होती है और सुरेश पूजा के साथ ठेले पर जाता है, जहाँ पूजा सुरेश का हाथ पकड़कर उसे बोलती है, जीजा जी मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और अब से नहीं, जब से दीदी से आपकी शादी हुई है ना तब से पसंद करती हूँ। वो तो मैं दीदी से छोटी थी, इसलिए घर वालों ने मेरी शादी आपसे नहीं करवाई। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं दीदी की जगह खुद मंडप पर बैठ जाती, पर अभी भी देर नहीं हुई है, आप मुझे अपना लीजिए ना। मैं आपको वो सारा सुख दूंगी जो मेरी दीदी आपको देती है। बस एक बार मेरे प्यार को और मुझे अपना कर तो देखिए। पूजा की बात सुनकर सुरेश को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो पूजा को खुद से पीछे धक्का देता है और बोलता है, पागल हुई हो क्या पूजा? ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की नजर से देखा है। तुम्हारे इरादे को तो मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन आज तुमने अपने मुंह से भी सच बोल दिया। दोबारा अगर अपनी घटिया जुबान पर यह बात तुम लेकर आई ना तो मैं सारी सच्चाई तुम्हारी दीदी को बता दूंगा। सुरेश की बात सुनकर पूजा चुप हो जाती है और शाम को पूजा अपने आप से बोलती है, मेरे जीजा जी तो मेरे बस में आएंगे ही नहीं। ये वाला प्लान तो फेल हो गया, लेकिन मैं पैसा अपने हाथों से जाने भी नहीं दूंगी। जमा जमाया काम, जमे जमाए लोग। ये पैसा तो मुझे अपने हाथों में लेना ही है, फिर चाहे मुझे अपनी दीदी और जीजा जी दोनों को ही रास्ते से हटाकर खुद ही अपना नाम क्यों न लगाना पड़े, पर मैं अभी पीछे नहीं हटूंगी। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वाले इन दोनों को इस गांव से बेदखल कर दें। इतना कहकर पूजा अपनी दीदी और जीजा का फिश बिरयानी का काम ठप करवाने के लिए अपने किसी जानकार की मदद से एक खास किस्म का जहर मंगवाती है और हर दिन बिरयानी में मिलाने लगती है। धीरे धीरे उस जहर से गांव के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। जमींदार और उसकी पत्नी भी इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। जमींदार एक बड़े अच्छे अस्पताल में जाकर इलाज करवाता है तो उसे बीमारी की जहर के बारे में पता चलता है, जिसके बाद सारे गांव वालों में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि सुरेश और मोना दोनों सभी को जहरीले फिश बिरयानी परोस रहे हैं। जिसके बाद सभी लोग गुस्से में एकत्रित होकर सुरेश और मोना के ठेले पर पहुंचते हैं और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाकर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है ये जरूर किसी का षड्यंत्र है, और किसका है मैं ये भी जानती हूँ। बस मुझे अभी सारी गुत्थी को सुलझाना है ताकि मैं सभी गांव वालों के सामने आपको और अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। मोना, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इतना कहकर सुरेश पूजा की हरकतों के बारे में मोना को सब कुछ सच सच बताता है। इसके बाद चीज और भी ज्यादा साफ होने लगती है। मोना अपनी बहन पूजा पर नजर रखने लगती है। सभी की नजरों में नाम बदनाम करने के बाद पूजा सुरेश और मोना की जगह पर फिश बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर देती है। एक दिन जब पूजा ठेले पर काम करती है तभी घर पर मोना उसके सामान की तलाशी करती है, जिसमें उसे वही जहर मिल जाता है जो वो फिश बिरयानी में मिलाया करती थी। उसे लेकर मोना जमींदार के यहाँ पहुँचती है और बोलती है, जमींदार जी यही है वो जहरीला पदार्थ जिसकी वजह से पूरा गांव बीमार हुआ, पर ये मैंने किसी के भी फिश बिरयानी में नहीं मिलाया है, ना ही मेरे पति ने। इसे मिलाने वाली मेरी बहन है, वो जहरीले पदार्थ को लेकर आई है। आप चाहे तो इसकी जांच करवा लीजिए। मैं और मेरे पति बिल्कुल बेकसूर है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम बेकसूर हो और तुम्हारी बहन ने यह सब कुछ किया है तो वह ये जहरीला पदार्थ लाई कहाँ से? हमें इस बात का पता लगाना होगा, तभी हम इस बात का पूरा खुलासा कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कि वो ये जहर किस लिए लेकर आई है और किससे लेकर आई होगी। चलिए मेरे साथ। इतना कहकर मोना जमींदार के साथ मिलकर पूजा के एक बहुत ही अच्छे दोस्त के पास पहुँचती है, जिसे नशा करने की आदत थी। जमींदार पुलिस धमकी देकर पूजा के दोस्त से सारा सच निकलवा लेते हैं। इसके बाद सबूत लेकर मोना और जमींदार गांव पहुंचते हैं। जमींदार जी सभी गांव वालों के साथ एक पंचायत बैठाते हैं, जहां पर सारी बातों का खुलासा किया जाता है और पूजा हाथ जोड़ते हुए सभी से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं है, धिक्कार है तुम्हारी जैसी बहन पर। तुमने एक बार भी किसी की जान की परवाह नहीं करी। तुम जैसे इंसान का तो ना होना ही बेहतर है। सब साफ होने के बाद धनीचंद पूजा को पुलिस के हवाले कर देते हैं। धोखाधड़ी और जहरीले पदार्थ का आदान प्रदान करने के जुर्म में पूजा को लंबे अरसे के लिए जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है और एक बार फिर से सुरेश और मोना अपनी फिश बिरयानी बेचना शुरू कर देते हैं।